हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। देखिए, जो मैंने अगले वीडियो में आपको स्वप्न वासव दत्तम नाटक का जो अपने पाठ्यक्रम में उसका वर्णन करने जा रहा था, उससे पहले मैंने महाकवि भास के द्वारा रचित जो 13 नाटक हैं, उन 13 नाटकों का संक्षिप्त रूप से वर्णन परीक्षा की दृष्टि से भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसके माध्यम से आप उस प्रश्न को आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है, स्वप्न वासव दत्तम नाटक। उस स्वप्न वासव दत्तम जो नाटक है, उस स्वप्न वासव दत्तम नाटक की आज मैं आपके सामने कथा वस्तु का वर्णन एक तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि कथा वस्तु से आधारित प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए, कथा वस्तु से पहले आपको इस नाटक के अंतर्गत कुछ जो इसके पात्र हैं, उन पात्रों को समझना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इनके पात्रों को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो नाटक हमारे आसानी से समझ में आ सकता है। तो देखिए, इसके जो मुख्य रूप से पात्र माने गए हैं, उनमें जो पात्र पहला वो है सूत्रधार। देखिए, किसी भी नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए या उसका संचालन करने के लिए जो व्यक्ति की उपस्थिति होती है, उसे हम सूत्रधार कहते हैं, या रंगमंच का कर्ता भी उसे कहा जाता है। उसे सूत्रधार के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें मुख्य पात्र माना गया है योगंधरायण। योगंधरायण जो है वो राजा का मंत्री माना जाता है, जो कि उस मंत्री के हाथ में संपूर्ण राज प्रशासन की एक तरह से बागडोर हाथ में होती है, अर्थात वह राजा का अत्यधिक हितैषी मंत्री भी माना गया है। और इस नाटक का जो राजा है, नाटक का जो राजा है एवं नाटक का जो नायक है, वो राजा उदयन माना गया है, जो वत्स देश का राजा है। और राजा उदयन इस नाटक का नायक एवं नाटक का राजा भी माना जाता है। दूसरा जो इसमें पात्र है वो है विदूषक, जो कि वत्सराज उदयन का एक अत्यंत परम मित्र माना जाता है, जिसका नाम विदूषक या बसंतक भी कह सकते हैं। फिर इसमें जो मुख्य पात्र के रूप में आता है वो है वासव दत्ता, जो कि संपूर्ण नाटक इस वासव दत्ता पर ही टिका हुआ है, अर्थात राजा उदयन की जो पत्नी है, उस पत्नी का या उस पटरानी, जो उसकी पटरानी मानी गई है, वो पटरानी वासव दत्ता को यहां पर माना गया है। और राजा उदयन की जो दूसरी पत्नी है वो है पद्मावती, अर्थात पद्मावती भी राजा उदयन की पत्नी मानी जाती है, जो कि वे दूसरी पत्नी मानी गई है। पहली जो पत्नी है जो वासव दत्ता है, और दूसरी पत्नी है वो पद्मावती मानी गई है। बाकी के इसमें अन्य पात्र है, वो अन्य पात्र जब नाटक का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, इसके जो नाटक की कथा वस्तु है, वो कथा वस्तु का वर्णन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, जो इस नाटक का जब प्रारंभ होता है, तो जो रंगमंच है, उस रंगमंच पर सूत्रधार आकर के और कुछ कहता है, नाटक के प्रारंभ करता है कि नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारे। इस शब्द के साथ में, इस वाक्य के साथ में इस नाटक का प्रारंभ होता है, और सूत्रधार रंगमंच पर प्रस्तुत होकर के और प्रार्थना करता है कि आज बलराम जी की जो भुजाएं हैं, वो दोनों भुजाएं एक तरह से हम संपूर्ण दर्शकों की या रंगमंच पर नाटक दिखाने वालों की सबकी रक्षा करे। यह कहना ही चाहता है, अर्थात कह करके इसके कुछ समय बाद ही पर्दे के पीछे से एक तरह से हटो हटो किसी आवाज आ जाती है। उसे वे ध्यान से सुनकर कहता है, अरे ये तो मगध की राजकुमारी के जो नौकर है,
मगध की राजकुमारी कौन है? पद्मावती। तो जो मगध की राजकुमारी है, उस मगध की राजकुमारी के नौकर है जो कि तपस्वियों को ये हटा रहे हैं। इतना कह करके और सूत्रधार वहां से उस रंगमंच से प्रस्थान कर जाता है। इसी समय वत्सराज उदयन का जो मंत्री है, जो कि योगेंद्रायण माना गया है, उदयन का मंत्री योगेंद्रायण, और स्वयं परिवेश वेश धारण कर अवंतिका नाम की वेशधारणी जो कि वासवदत्ता है, उसके साथ वह तपोवन में आ जाता है। तो देखिए, इसको समझना ही अच्छी तरह से, यदि आप कथा वस्तु को इसको अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक प्रश्न और इस कथा का सार आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सूत्रधार जैसे ही कह करके वहां पर यह निकलता है, तो वहां पर योगेंद्रायण और परिवार वेश धारणी कौन? बस अवंतिका, जो कि वासवदत्ता का दूसरा नाम अवंतिका है, वह तपोवन में आ जाती है। और तपोवन में आकर के जब वो खड़ी होती, इतने में ही मगध की राजकुमारी जो है पद्मावती, उसका कंचुकी आकर के घोषणा करता है। कंचुकी एक उसका सेवक है पद्मावती का, जो कंचुकी आकर के घोषणा करता है कि इस तपोवन में रहने वाले सभी जो ऋषि मुनि तपस्वी जो भी है, उनको जो कुछ भी मांगना है वह राजकुमारी के आगे आए और उनसे राजकुमारी से मांग ले। योगेंद्रायण वासवदत्ता के साथ पद्मावती के सामने चला जाता है। जब वो इस प्रकार का आदेश पद्मावती के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा सोच करके योगेंद्रायण और वासवदत्ता के सामने, पद्मावती के सामने उपस्थित हो जाते हैं। वहां वासवदत्ता का अपनी बहन के रूप में परिचय देता है कि ये मेरी बहन है, और वह पद्मावती से वासवदत्ता को कुछ काल तक अपने संरक्षण में रख लेने की प्रार्थना करता है कि ये मेरी बहन है और कुछ समय तक आप इसको आपके संरक्षण में रख ले। पद्मावती कंचुकी के द्वारा उस वासवदत्ता को अपने संरक्षण में रखने की स्वीकृति दे देती है। इस पर योगेंद्रायण उसकी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, प्रकट करता है, और वो वहां से प्रस्थान कर जाता है। इतने में एक ब्रह्मचारी वहां आता है और तपोवन के लोगों को वासवदत्ता के वियोग से दुखी होकर राजा उदयन के महावृत्तांत को बतलाता है। किस प्रकार का कि एक ब्रह्मचारी इस बतलाता है। इसके बाद जो ब्रह्मचारी यह कह करके वहां से प्रस्थान कर जाता है। तदंतर पद्मावती से आज्ञा पाकर के योगेंद्रायण भी जाने के बाद तपस्वी के अर्थात योगेंद्रायण भी वहां से चला जाता है। उसके बाद जो पद्मावती है, वह तापसी से अपने अनुरूप पति की प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर के पद्मावती, वासवदत्ता और निज परिवार के साथ वो वहां से प्रस्थान कर देती है। तत्पश्चात एक चेटी आती है और चेटी आकर के पद्मावती से गेंद खेलने का, कंदुकेन खेलने का समाचार देती है। शीघ्र ही धात्री आकर मगधराज उदयन को पद्मावती के दिए जाने तथा उदयन के द्वारा स्वीकार किए जाने का समाचार प्रस्तुत करती है। क्योंकि मगधराज जो उदयन को पद्मावती के दिए जाने की, अब क्यों स्वीकार करती है कि जो वासवदत्ता है वो जल करके मर चुकी है, इस प्रकार की खबर वहां फैला करके, और जो मंत्री योगेंद्रायण है वे वासवदत्ता को पद्मावती के संरक्षण में रख करके चला जाता है। तो जब ये चीज वहां पता चलती है तो उसको आकर के भाई अब उदयन का दूसरा विवाह होना निश्चित है। तो जो उदयन है, अब उदयन को पद्मावती के द्वारा पद्मावती को दिए जाने का जो समाचार है, स्वीकार किए जाने का शुभ समाचार ला करके चेटी वहां पर देती है। इसके बाद चेटी आती है और वह पद्मावती के कौतुक मंगल की सूचना की तैयारी करवाती है, अर्थात जो उसके विवाह का जो आयोजन है उसकी तैयारी की सूचना देती है। तत्पश्चात वासवदत्ता को मंगल स्थान की तरफ चलने के लिए कहती है। वासवदत्ता के लिए ये जो दृश्य है वह विवाह का दृश्य अत्यंत दुखी और दुस्साहसपूर्ण माना गया है, क्योंकि वो अपने ही सामने अपने पति को पराया होते हुए कैसे देख सकती है।
तो भला वह अपनी आंखों के सामने अपने पति को पराया होते कैसे देख सकती, इसलिए वह राजप्रसाद अर्थात राजमहल से निकल करके और मन बहलाने के लिए वह प्रमद वन की ओर प्रस्थान कर जाती है और उसे खोजती हुई एक दासी भी वहां पहुंच जाती है। तत्पश्चात उससे पद्मावती के लिए विवाह माला गुथने के लिए कहती है कि अपनी महारानी का उसको संदेश सुनाती है कि भाई उनके विवाह का आयोजन है, तो इसके लिए उनके विवाह के लिए आप वरमाला गुथिए। तो इस प्रकार वो उनसे कहती है। विवशतः या विवश रूप से वासवदत्ता माला गुथने लगती है, परंतु उस माला में वह अविधवाकरण औषध को ही गुथती है, सपत्नी मर्दन को नहीं। इतने में दूसरी दासी आकर और जो वो हार बनाया था या माला जो गुथी थी पुष्पों की, उसको आकर के ले जाती है। इधर वासवदत्ता उदयन के द्वितीय विवाह को सुनकर के अत्यंत दुखी होने लगती है तथा दुख को भुलाने के लिए वह शयनगार अर्थात जहां पर शयन कक्ष है उस शयन कक्ष में चली जाती है। तत्पश्चात राजकीय उपवन में पद्मावती, वासवदत्ता और एक दासी, उदयन और विदूषक, बसंतक भी वहां आ जाते हैं। अर्थात ये तीनों जो है पद्मावती, वासवदत्ता और दासी प्रमद उपवन में अर्थात बाग में जाती है और वहां जाकर के वो बैठती है और आपस में वार्तालाप करती है। तो उसी समय विदूषक और उदयन भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देख करके पद्मावती और वासवदत्ता दोनों लता मंडप में चली जाती है। राजा और विदूषक शरतकालीन सूर्य की धूप से व्याकुल होकर के लता मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु दासी के द्वारा भ्रमरों को या डालियों को हिला देने के कारण वह लता को हिला करके वहीं पर रोक देती है। अतः वे लता मंडप के बाह्य भाग में ही उदयन और वासवदत्ता बैठ करके परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करने लग जाते हैं। वहां विदूषक राजा से पूछता है कि हे राजन, आपको उस समय वासवदत्ता अधिक प्रिय थी या अब पद्मावती अधिक प्रिय है? राजा पहले तो इस वाक्य को जो कि बसंतक द्वारा या विदूषक द्वारा पूछा गया था उसको टालने का प्रयास करता है, परंतु अत्यधिक आग्रह करने पर जो राजा उदयन है वो बता ही देता है कि रूप, गुण और सौंदर्य के द्वारा तो पद्मावती की वह प्रशंसा करता है, लेकिन साथ में वो ये भी कह देता है कि वासवदत्ता में अनुरुक्त मेरा जो मन है उसको पद्मावती भी नहीं खींच पाती है। फिर राजा विदूषक का मत पूछता है कि उसे कौन प्रिय है। तो इस प्रकार जब पारस्परिक वार्तालाप में वासवदत्ता के लिए शोक उमड़ने लगता है या शोक उमड़ने के कारण राजा की आंखों में जब आंसू बहने लगते हैं तो विदूषक मुंह धोने के लिए या मुख धोने के लिए पानी लेने के लिए जाता है। इधर अवसर देख करके वासवदत्ता पद्मावती को राजा के पास भेज करके स्वयं वहां से खिसक जाती है। विदूषक के लौटने पर पद्मावती और उससे राजा के आंसू का जब कारण पूछती है तो वह चतुराई के साथ रहस्य छिपाते हुए उत्तर दे देता है कि आंखों में पराग पुष्प पड़ जाने से आंसू आ गए हैं। तब पद्मावती राजा की आंख धोने लगती है। फिर राजा को प्रणय संकट से बचाने के लिए विदूषक स्मरण दिलाता है कि उनको मगधराज के सम्मानार्थ एक प्रीति उत्सव में जाना है, इसलिए शीघ्रता की जाए। राजा भी उसके प्रस्ताव का समर्थन करके और वहां से प्रस्थान कर जाता है। तत्पश्चात पद्मावती सिर दर्द की वेदना से पीड़ित हो जाती है, अर्थात जो पद्मावती है उसका सिर दर्द करने लग जाता है। राजा और साथ ही वासवदत्ता को भी इसकी सूचना मिलती है। जब ये सूचना मिलती है तो राजा अपनी रोग पीड़ित पत्नी के औषध उपचार के लिए शीघ्रता से समुद्र गृह में चला जाता है। समुद्र गृह से तात्पर्य है कि जहां पर वो पद्मावती विराजमान है, परंतु वहां रोग सैया रिक्त पाती है तो वो उसकी प्रतीक्षा में उस सैया पर ही लेट जाता है। विदूषक कहानी सुनाने लगता है और राजा को नींद आ जाती है। विदूषक शीत से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए
एक कंबल लाने के लिए बाहर जाता है। इसी समय वासवदत्ता का वहां पर आगमन होता है। वह वस्त्रावृत राजा को देखकर राजा को पद्मावती समझ करके और वह उसी के बगल में लेट जाती है। तब वहां लेटते ही एक विचित्र प्रकार का आनंदो उल्लास का अनुभव करती है। वह इसका कारण ढूंढना चाहती है कि राजा स्वप्न में वासवदत्ता का स्मरण करके कुछ बोलने लगता है। वासवदत्ता पलंग पर से उठ जाती है तथा अपने प्रियतम का मुंह निहारते हुए उसकी लटकती हुई भुजा को जब धीरे से उसकी सैया पर रखकर बाहर चली जाती है तो प्रियतमा के हाथ का स्पर्श पाकर के और राजा उदयन तुरंत प्रभाव से उठ खड़ा होता है तथा वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लपकता है, परंतु वह दरवाजे से टक्कर खा करके और वहीं पर गिर पड़ता है। इतने में ही विदूषक आ जाता है और राजा को सूचित करता है कि उसकी पत्नी वासवदत्ता अभी जीवित है। विदूषक इसको मस्तिष्क का मति भ्रम बतलाता है। इतने में मगधराज दर्शक का भेजा हुआ कंचुकी आकर उदयन से कहता है कि आपका सेनापति रुमण्यवान मगधेश्वर की सैन्य सहायता से आरुणि नामक शत्रु पर चढ़ाई करने जा रहा है, इसलिए आप शीघ्र तैयार हो जाइए। और इस प्रकार संदेश पाकर के राजा युद्धोचित उत्साह दिखाने के लिए लड़ाई के लिए वहां से प्रस्थान कर जाता है। तत्पश्चात संग्राम में विजयी होने के पश्चात एक दिन उदयन को घोषवती नामक वीणा, जो कि वह वासवदत्ता को अत्यधिक प्रिय थी, जो कि सूर्यमुख नामक प्रसाद में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाती है, राजा उसे गोद में रख करके और करुण विलाप करने लगता है। इसी बीच वासवदत्ता के पिता माता द्वारा भेजे हुए कंचुकी और वासवदत्ता की धाई विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उदयन के पास आ जाते हैं। वे उदयन को उनके विवाह के समय का वासवदत्ता के साथ लिया गया एक चित्र समर्पित करते हैं, जिसको उनके ससुर और सास ने भेजा था। पद्मावती चित्र में चित्रित महिला को पहचान जाती है और वह राजा से कहती कि मेरे विवाह के पूर्व ठीक इसी प्रकार की या इसी स्वरूप वाली युवती को किसी सन्यासी ने अपनी बहन बताकर मेरे पास धरोहर के रूप में रख दिया था। वह धरोहर अभी भी हमारे संरक्षण में रह रही है। उसका नाम अवंतिका है। यह सुनकर राजा उसे बुलाने की आज्ञा देता है। इसी बीच योगंधरायण धरोहर वापस लेने के लिए उपस्थित हो जाता है। अवंतिका के वेश में वासवदत्ता जब वहां पर लाई जाती है तो उसकी धाई वसुंधरा उसे पहचान कर कहती है, अरे यह तो वासवदत्ता है। इस पर राजा अपनी आज्ञा से उसका घूंघट हटवाता है और अवसर देख करके योगंधरायण भी अपना कल्पित वेश हटा करके और राजा का जय घोष करने लगता है। वासवदत्ता भी उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती है। इस प्रकार पति पत्नी का आनंद वहां पर मिलन हो जाता है और योगंधरायण अपनी योजना का उद्देश्य प्रकट कर देता है कि क्योंकि और किस प्रकार अपने स्वामी के कल्याण की दृष्टि से उसने इस प्रकार की योजना बनाई थी। इसके बाद सबके सब उज्जैनी जाने के लिए वहां से साथ में प्रस्थान कर जाते हैं और भरत वाक्य के माध्यम से इस नाटक का अंत हो जाता है। तो ये जो आज मैंने आपको सुनाई है, ये नाटक की एक कथा वस्तु है। किस नाटक में किस प्रकार का वर्णन किया गया है, इसका परीक्षा की दृष्टि से आपसे सार भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से सुन करके समझ करके इसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगी। धन्यवाद।